आज की वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे सेक्शन 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम को। संपत्ति अधिनियम में सेक्शन 52 पर जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है, आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि सेक्शन 52 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, टीपी एक्ट, संपत्ति अधिनियम में डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंसी क्या है, लीज पेंडेंसी कब लागू होगी, मनी डिक्री में भी क्या सेक्शन 52 लगेगा या नहीं, पेंडेंट राइट परचेजर ने क्या राइट्स होते हैं, एजुकेशन स्टेज तक क्या लीज पेंडेंसी चलती रहती है या डिक्री के पश्चात लीज पेंडेंसी खत्म हो जाती है, ऑर्डर 21 सीपीसी और सेक्शन 43 सीपीसी से लीज पेंडेंसी का क्या रिलेशन है, इसको आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, लीज पेंडेंसी के सिद्धांत पर। तो लीज पेंडेंसी का सिद्धांत को जो उच्चतम न्यायालय ने अभी एक निर्णय में जो बताया है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी केस के दौरान बेच दी जाए तो क्या वो सेल वैलिड होती है? अगर बायर को केस की जानकारी ही नहीं हो तब भी? सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में सेक्शन 52 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पर एक ऐसा फैसला दिया है जो हजारों प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की दिशा बदल देगा। सेक्शन 52 टीपी एक्ट क्या कहती है, लीज पेंडेंसी का मतलब क्या है? देखिए, लीज पेंडेंसी का मतलब जो है, जब किसी प्रॉपर्टी पर केस पेंडिंग हो तो उस प्रॉपर्टी को बेचने से दूसरे पार्टी के राइट्स इफेक्ट नहीं किए जा सकते। यानी कि किसी प्रॉपर्टी पर केस पेंडिंग हो तो उस प्रॉपर्टी को यदि बेच दिया जाए तो दूसरे पार्टी के राइट्स इफेक्ट नहीं किए जा सकते। यह पब्लिक पॉलिसी है। गुड फेथ नोटिस, बोनाफाइड परचेजर या बोनाफाइड परचेज कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर केस पेंडिंग है तो आप किसी के राइट्स इफेक्ट नहीं कर सकते। अब इस केस में क्या होता है, बैंक ने लोन दिया, प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी, बैंक ने रिकवरी सूट फाइल किया। देखिए, बैंक ने लोन दिया, प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो गई, लोन नहीं चुकाया गया, लोन की रिकवरी के लिए सूट फाइल किया गया, पैसों की रिकवरी के लिए सूट फाइल किया गया। केस पेंडिंग रहते हुए जजमेंट डेप्टर जेडी यानी कि जजमेंट डेप्टर ने प्रॉपर्टी बेच दी। यानी कि जो निर्णीत ऋणी था उसने प्रॉपर्टी को बेच दिया। दौराने जब वाद चल रहा था, प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। जो निर्णीत ऋणी था उसने प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब जब बेच दिया, बायर्स बोले, जिन्होंने खरीदा, हमें केस की जानकारी नहीं थी, हम तो बोनाफाइड परचेजर हैं, यानी कि हमें केस की जानकारी नहीं है, ना थी, हम बोनाफाइड परचेजर हैं। और जो बाद में क्या हुआ, जो बैंक ने रिकवरी सूट फाइल किया था, एग्जीक्यूशन में ऑक्शन सेल हो गया। अब असली सवाल जो आया, जो मेन प्रश्न आया, क्या बायर्स का सेल प्रोटेक्टेड है? यानी कि जिन बायर्स ने बैंक से ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदी, क्या उनका सेल प्रोटेक्टेड है? या जो बोनाफाइड परचेजर अपने आपको बता रहे हैं, जिन्होंने दौराने वाद प्रॉपर्टी खरीद ली, उनका सेल, उनकी जो सेल डीड है, कौन सा सेल प्रोटेक्टेड है? क्या मनी सूट में भी एक प्रश्न जो लीगल इशू आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, कि क्या मनी सूट में भी सेक्शन 52 लागू होगा? क्या देखिए, निष्पादन की एग्जीक्यूशन के स्टेज में, निष्पादन के समय भी लीज पेंडेंसी, निष्पादन तक भी लीज पेंडेंसी चलती है? यानी कि जो निष्पादन चल रहा है, क्या तब भी लीज पेंडेंसी का सिद्धांत लागू होगा? क्या बोनाफाइड परचेजर को प्रोटेक्शन मिलेगी? और क्या अलग सिविल सूट मेंटेनेबल है? यह जो विषय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी, बड़ी महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। फाइंडिंग नंबर 1,
मनी सूट में भी सेक्शन 52 लागू होगा। जो सेक्शन 52 है किसका? ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट, टीपी एक्ट, संपत्ति अधिनियम, किसी भी नाम से कहें। तो जो सेक्शन 52 है मनी सूट में भी लागू होगा। एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यह फाइंडिंग आई। अगर प्लेंट में मॉर्गेज प्रॉपर्टी मेंशन है, सेल अटैचमेंट पॉसिबल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्लेंट में मॉर्गेज प्रॉपर्टी मेंशन है, सेल अटैचमेंट पॉसिबल है, तो राइट टू मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली इन क्वेश्चन माना जाएगा। देखिए, अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी मेंशन है, सेल अटैचमेंट पॉसिबल है, तो राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली इन क्वेश्चन माना जाएगा। कब? अगर प्लेंट में मॉर्गेज प्रॉपर्टी मेंशन है, सेल अटैचमेंट पॉसिबल है, तो राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली इन क्वेश्चन माना जाएगा। यानी कि यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहली फाइंडिंग। दूसरी फाइंडिंग, लीज पेंडेंसी डिक्री तक नहीं एग्जीक्यूशन तक चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ लीज पेंडेंसी का जो सिद्धांत है वो डिक्री तक नहीं माना जाएगा। लीज पेंडेंसी का जो सिद्धांत है वह अंत तक डिक्री, यानी कि जब तक उस डिक्री का निष्पादन नहीं हो जाता, निष्पादन प्रक्रिया चल रही है, एग्जीक्यूशन चल रहा है, तब तक चलेगा। कोर्ट ने कहा लीज पेंडेंसी कंटिन्यूस टिल कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री। डिक्री के कंप्लीट सेटिस्फेक्शन तक लीज पेंडेंसी का सिद्धांत चलेगा। यानी कि एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 52 बहुत क्लियर है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 52 का एक्सप्लेनेशन है इस पर बिल्कुल क्लियर है। अब दो फाइंडिंग आ गई। पहली फाइंडिंग क्या आई कि मनी सूट में भी सेक्शन 52 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, टीपी एक्ट का सेक्शन 52 मनी सूट में भी लागू होगा। पहली फाइंडिंग। दूसरी फाइंडिंग आई लीज पेंडेंसी डिक्री तक नहीं एग्जीक्यूशन तक चलती है। और तीसरी फाइंडिंग जो इसमें आई कि बोनाफाइड परचेजर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता अगर दौरान वाद बेचा गया है, नोटिस हो या ना हो, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मिला हो या ना मिला हो, लीज पेंडेंसी इज एब्सोल्यूट। यानी कि अगर आप बोनाफाइड परचेजर भी हैं और दौरान वाद कोई संपत्ति बेची गई है तो आपको सिर्फ इतना कह देना कि मैं बोनाफाइड परचेजर हूं, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग नंबर 3 दी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। कोई कहते हैं बोनाफाइड परचेजर कहता है, हालांकि इसमें क्रेता सावधान का नियम भी निकलता है, लेकिन हालांकि इस निर्णय पे जो हम देख रहे हैं उसमें यह है कि अगर आप कहें कि मैं बोनाफाइड परचेजर भी हूं लेकिन दौरान वाद आप किसी के राइट को इफेक्ट नहीं कर सकते, आपका राइट उससे बड़ा नहीं हो सकता जो वाद में चल रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। चौथी फाइंडिंग क्या आई कि पेंडेंट राइट परचेजर जजमेंट डेप्टर के शूज में है। जो जजमेंट डेप्टर यानी कि जो निर्णित ऋणी है, पेंडेंट राइट परचेजर जिसने भी बाद में संपत्ति खरीदी है वह उसी के स्थान पर आ जाएगा ना, उसी के जूते में आ जाएगा, उसी के स्थान पर आ जाएगा जो मूल था। यानी कि जिसने खरीदी उसी के राइट पे आ जाएगा। बायर, जो बायर खरीदा वही राइट रखेगा जो सेलर के पास थे। अगर सेलर मुकदमा हार गया, सेलर को कुछ नहीं मिला, तो बायर ये नहीं कहता मैं तो परचेजर हूं। यानी कि आप उसी स्थान पे हैं जो बायर्स के राइट्स हैं, वही आपको राइट्स मिल जाएंगे। इतना तक तो आप हैं, आप उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बायर्स के राइट्स से ज्यादा राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। देख दोबारा से क्लियर देखना। पहला फाइंडिंग जो आई, पहली फाइंडिंग आई है कि लीज पेंडेंसी जो है, देखिए पहली फाइंडिंग आई मनी सूट में भी सेक्शन 52 लागू होगा। जो मनी सूट है, आप ये नहीं कहते कि मनी सूट में सेक्शन 52 लागू नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल मनी सूट में भी सेक्शन 52 ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट लागू होगा। ठीक। दूसरी फाइंडिंग, लीज पेंडेंसी डिक्री तक नहीं कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक चलती है। यानी कि डिक्री ही नहीं, जब तक एग्जीक्यूशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, जब तक एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होती, सेटिस्फाइड डिक्री नहीं हो जाता, डिक्री का निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक लीज पेंडेंसी का सिद्धांत लगेगा। तीसरा नंबर, तीसरी फाइंडिंग आई बोनाफाइड परचेजर को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, चाहे उसे नोटिस हो या ना हो।
लिस्ट पेंडेंसी इज एब्सोल्यूट। और जो चौथी फाइंडिंग आई कि पेंडेंट राइट परचेजर जो है जजमेंट डेक्टर के ही शूज में रहेगा, यानी कि उसको बायर्स को वही राइट्स होंगे, वही राइट्स रखेगा जो सेलर के पास थे, उससे ज्यादा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे देखिए ऑर्डर 21 सीपीसी एंड सेपरेट सूट इशू, इस पे कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे बायर्स ऑर्डर 21 रूल 89 1999 सीपीसी का रेमेडी अवेलेबल था, अलग सिविल सूट नहीं। जनरली बार्ड है सेक्शन 47 सीपीसी से भी आपका अलग से सूट बार है, आप अलग से कोई मुकदमा नहीं ला सकते। आप ऑर्डर 21 रूल 89 1999 सीपीसी का रेमेडी आपके पास अवेलेबल था, तो आपको अलग सिविल सूट की जगह उस रेमेडी को अवेल करना चाहिए था, उसको ही पालन करना चाहिए था। जनरली सूट जो है सूट बार्ड है। फ्रॉड का एलिगेशन बाद में नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आपको फ्रॉड का एलिगेशन लगाना था तो बाद में उसे नहीं जोड़ा जा सकता। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फ्रॉड के एलिगेशन को बाद में नहीं जोड़ सकते। यह जो निर्णय था ये एडवोकेट्स के लिए भी, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, देखिए एक एडवोकेट्स के लिए कहां पे जरूरी है ये, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी आना है। जो हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथी लोग, उनके लिए भी देखिए एडवोकेट्स के लिए क्यों जरूरी है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोर्ट केस सर्च करना बहुत जरूरी है। बायर्स के लिए क्या है, सिर्फ रजिस्ट्री एंड एनओसी सेफ नहीं है। अगर आप सोचिए हमने रजिस्ट्री देख ली, एनओसी निकाली नहीं, कोर्ट लिटिगेशन बड़ा डेंजर जोन है, इसको भी देखना बड़ा जरूरी है। और आजकल सब ऑनलाइन अवेलेबल है। जुडिशरी एग्जाम्स के जो हमारे साथी हैं उनके लिए देखिए ये हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है जो जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं कि वेदर सेक्शन 52 सेक्शन 52 अप्लाइज टू मनी सूट्स, क्या सेक्शन 52 संपत्ति अंतरण अधिनियम मनी सूट्स पर भी लागू होगा। तो यह एक बड़ा एक जो हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है जो जुडिशरी एग्जाम्स में आ सकता है, आना चाहिए। और देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कोर्ट केस के दौरान प्रॉपर्टी खरीदना लीगल रिस्क है। देखिए हैवी लीगल रिस्क है, बहुत भारी लीगल रिस्क है आपके ऊपर अगर कोर्ट केस के दौरान प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, क्योंकि कई लोग सिर्फ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदने में विश्वास रखते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि कोर्ट केस के दौरान प्रॉपर्टी खरीदना एक लीगल रिस्क है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अंत में चलते चलते जो हम हर वीडियो के अंत में करते हैं कि इस केस का साइटेशन जानना भी तो बहुत जरूरी है। तो चलिए इस केस के साइटेशन को देखते हैं। साइटेशन देखिए स्क्रीन पर आ गया, आपकी जो स्क्रीन पर साइटेशन आया है Danes in the Supreme Court of India Civil Appellate Jurisdiction, Civil Appeal number 14761 of 2025, arising out of SLP number 14461 of 2019, Danish Singh versus Har Pyari, dead their LRs and others respondent हो गए। और जो जजमेंट की डेट आ रही है और जस्टिस कौन है, किनकी पीठ का है, तो देखिए न्यू दिल्ली 15 दिसंबर 2025 का है जजमेंट है। जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस R महादेवन जी की पीठ का जजमेंट है। तो एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसका प्रयास करते हैं QR कोड को भी लगा देते हैं। ये 2025 का INSC 1434, तो इस QR कोड से भी आप सर्च कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिस पर आज हमने चर्चा की। कल फिर किसी महत्वपूर्ण निर्णय के साथ आपके सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।